अब हम फैंग को देखते हैं जो जैसे ही चैम्बर रूम से बाहर आता है वैसे ही उसे सरीना दिखती है जो उससे कहती है तुम अभी अभी रैंक 4 पर आए हो, तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फैंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत टाइम से लेवल 4 पे अटका हुआ हूँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी रैंक 5 बनना पड़ेगा। ये सुनकर मैनेजर सोचते हैं इस बच्चे को तो अभी सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं रैंक 4 बने हुए, मुझे तो 3 साल लग गया था रैंक 4 से अपर रैंक 4 पहुंचने तक। फिर फैंग वहां से जाने लगता है तब मैनेजर उसे बताता है उसने 6 दिन का पैसा दिया था मगर आज उसे चैम्बर में रहते हुए 7 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर फैंग उन्हें पैसे कम देकर वहां से भाग जाता है। तब सरीना मैनेजर से कहती है आप मेरे पॉइंट से पैसे काट लेना, अब मुझे एनर्जी चैम्बर में रहने की जरूरत नहीं है। बाहर आकर सरीना देखती है फैंग एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। फिर वो सरीना के पास आते हुए पूछता है मैनेजर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आया, जिस पे सरीना उससे पूछती है आखिर वो इतने पैसे बचाकर क्या करेगा, जिस पे वो जवाब देता है वो फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहा है। तब सरीना कहती है तुम्हारे आर्ट सोसाइटी ने बिलियंस में पैसे बचाया हुआ है, अगर तुम ये सब यूज नहीं कर रहे हो तो स्कूल को दे दो। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है कि आर्ट वाइस चांसलर मेरे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर सरीना उसे याद दिलाती है वो पैसे उसके नहीं है बल्कि सोसाइटी के है। तब फैंग कहता है कि मैं सबको पैसे देता हूँ। ये सुनकर सरीना सोचने लगती है ये बच्चा सबको 1 साल एडवांस सैलरी दे रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नानजियांग के गवर्नर यू को देखते हैं जो फैंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम मेरी आंखों के सामने ही प्रेसिडेंट बने हो, तुमने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। वैसे तुम्हें पता है ना कैटाकॉम ओपन होने वाला है, तुम्हें पता है ना नानजियांग के कल्ट के बंदे हमारे बीच ही छुपे हुए हैं, ये लोग हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इन सब को खत्म करना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे से हेल्प मांगने आया हूँ। ये सुनकर फैंग बोलता है आप मेरे से हेल्प मांगने आए हो, ऐसा कौन सा काम है जो ग्रैंड मास्टर तक नहीं कर पाए हैं। तब यू उसे चारा बनने को बोलते हैं जब कैटाकॉम ओपन होगा। ये सुनकर फैंग नहीं मानता मगर जब वो उसे क्लास अलॉय का लालच देते हैं और बताते हैं अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी, तब वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो सरीना से इस बारे में डिस्कस कर रहा था, जहाँ वो बताती है उसे ये मिशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम सब जाकर उनसे फाइट करेंगे और अगर हमने ऐसा किया तो कभी भी लड़ाई नहीं रुक पाएगी। ये सुनकर फैंग उससे पूछता है जब यू बहुत सालों से गवर्नर के दोस्त है तो फिर वो उनसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहे। ये सुनकर सरीना उसका गला दबाते हुए बताती है दोस्ती का इस मैटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, उन्हें तुम्हारे अंदर एक होप दिख रहा है और उन्हें लगता है तुम एक प्रोडिजी हो, इस कारण से वो एक बार इस मौके को ट्राई देना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कंपटीशन के दिन का सीन देखते हैं जहां सभी लोग बातें कर रहे थे कैसे फैंग ने सबको इस कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका दिया है। तभी वो सब देखते हैं आसमान में बहुत से फाइटर उड़ते हुए उसी तरफ आ रही है। ये सभी मास्टर गवर्नर प्रिंसिपल और बाकी के टीचर थे। उनकी ये कूल एंट्री को देखकर सभी लोग उनका फोटो लेने लगते हैं। ओल्ड मैन लायन से पूछते हैं फैंग कहाँ पर है और अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है। तब लायन कहते हैं कि आज सुबह वो मेरे पास आया था और मुझे लायन का मास्क पहनने को बोला था, ये बोलते हुए कि मैं कूल दिखूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मारा था, हो सकता है वो अपने दर्द को कम कर रहा होगा। फिर दूसरे टीचर कहते हैं लगता है वो एक एक करके सभी के पास जा रहा है और शायद अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहता है, जिस पे लायन बोलते हैं कि हमारा स्कूल बहुत ही हाई प्रोफाइल स्कूल बन चुका है मगर मुझे डर लग रहा है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी वो सब फैंग के अचीवमेंट्स के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फैंग की एंट्री होती है। ये देखकर ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई हम सबको बैकग्राउंड की तरह यूज करने की, इसने कहा था सबको ब्लैक पहनने को और खुद व्हाइट पहन कर आया हुआ है। फिर फैंग चिल्लाते हुए कहता है मैं स्कूल का टॉप स्टूडेंट हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सभी स्कूल का लीडर सिर्फ माओ स्कूल है। ये सुनकर सभी लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं। फिर फैंग चिल्लाते हुए कहता है मैंने आज मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं किया ताकि मैं फेम खा सकूँ, बल्कि हम सब स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ वो अपनी जान लगा देंगे इस कंपटीशन को जीतने के लिए। जो भी अपने दुश्मनों को जान से मारने की हिम्मत नहीं रखते उन्हें मिलिट्री डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम अपने दुश्मन से फेस टू फेस फाइट कर पाएंगे। आज से और अभी से मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होता है। ये कहते ही फैंग आसमान में उड़ते हुए कहीं चला जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन बोलते हैं अब हमारा भी जाने का टाइम आ चुका है। ये देखकर सभी रिपोर्टर्स दुखी होते हुए कहते हैं ये इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया, मुझे लगा था ओपनिंग
सेरेमनी कम से कम 1 घंटे का तो चलेगा ही। इधर फैंग का वीडियो वाला पार्टनर मनी वन सोचता है, जब मैं उससे मिला था तब वो आसमान में उड़ नहीं पाता था, मगर अब देखो, अगर आज मैं उसके हाथों लग गया तो मैं जिंदा नहीं बचने वाला हूँ। फिर एक बंदा सभी स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हुए आगे बढ़ने को बोलता है। अब हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो डायरेक्टर के साथ मिलकर इस कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां डायरेक्टर कहते हैं हमें अपने स्कूल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हमें एक हेल्दी कंपटीशन करवाना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी की जान चली जाए। तब प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं, स्टूडेंट के बीच जब कंपटीशन होता है तब मौका होता है पैसे कमाने का, अगर अभी हमने ऐसा किया तो फ्यूचर में वो पैसे काम आएंगे। ये सुनकर डायरेक्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम नहीं मानोगे, वैसे फैंग का क्या हुआ, वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व है। तब प्रिंसिपल बताते हैं, ये सब फैंग का ही आइडिया है, इसीलिए हमें उसे इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जिसपे वो कहते हैं, अभी वो वीक है, अगर वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व होता रहा तो मुझे डर है कहीं उसका ग्रोथ ना रुक जाए। और मैंने सुना है किसी ने कहा है कि जितने भी एविल सेक्ट है उन्हें मार दिया जाएगा, और अगर फीनिक्स सिटी के साथ फाइट शुरू हो गया तो हमें बहुत दिक्कत होने वाला है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि उस टाइम तक तुम रैंक 9 पर पहुंच जाओगे? तब वो कहते हैं, रैंक 9 बनना बहुत ही मुश्किल है और मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगने वाला है। अब हम फैंग को फाइनेंस मिनिस्टर मैंग के पास देखते हैं, जहां वो फैंग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हुए थैंक्स कहती है और बताती है उसे इस बार 1200 पॉइंट्स मिले हैं, जिस कारण से वो आगे कल्टीवेट कर पाएगी। मैं अभी अभी रैंक 5 पर पहुंची हूँ, मगर मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इस कारण से मैं सिर्फ मिलियंस में ही कमा पाती हूँ। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, वैसे क्या तुमने मेरे 14,000 पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? तब वो हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर फैंग पूछता है, मुझे 600 मिलियन मिलेगा ना? जिसपे वो स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, तुम तो अब हमारे स्कूल के सबसे रिच पर्सन बन चुके हो। फिर फैंग वहाँ से बाहर जाते हुए सोचता है, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस बार 700 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा लिए। अगर मैं वेल्थ वैल्यू को भी पैसों में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास कम से कम 1.3 बिलियन बन जाएगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ एडवांस करना है। अब हम मैजिक सिटी के बाहर का सीन देखते हैं, जहां फैंग पहुंच जाता है एविल सेक्ट वालों के पास और अपने टीम के साथ उन लोगों को मौत की घाट सुलाना शुरू कर देता है। उन सभी को निपटाने के बाद फैंग डायरेक्टर के साथ डिनर कर रहा था, तो अभी वो नोटिस करता है कि एक बंदा उसकी फोटो चुपके से ले रहा है और वहां से चुपके से निकल रहा था। दूसरी तरफ कंपटीशन जोरों शोरों से चल रहा था, हर दिन कंपटीशन हो रहा था। 3000 में से अब 200 बंदे बचे हुए थे और कल सिर्फ टॉप 100 बचेंगे। इन्हें देखने के लिए लोगों ने लगभग 1000 टिकट लिए, जिससे इन्हें 800 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। अब लास्ट राउंड में फैंग को स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि वो अपनी स्पीच दे सके। होस्ट बताती है, ये पहली बार है जब किसी कंपटीशन में एरिया का सोसाइटी प्रेसिडेंट आया है। ये सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। फिर फैंग स्पीच देते हुए कहता है, मैंने सुना है इस कंपटीशन में बहुत से लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और उनके पास फंड भी नहीं बचे हुए हैं। अब हमारे स्कूल ने ही सबको इनकरेज किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, इसीलिए मैं चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूँ। इसी कारण से इस बार मैंने डिसाइड किया है 1000 हीलिंग वाटर बॉटल, 2000 ब्लड होनिंग पिल्स और 10 हीलिंग पिल्स उन्हें दिए जाएंगे जो इस कंपटीशन के दौरान इंजर्ड हो गए हैं। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से फैंग की तारीफ करने लगते हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं होता कि फैंग जैसा कंजूस बंदा उनके लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो अब फैंग की फैन बन चुकी थी, उसका इतना अच्छा काम देखकर और उसकी तारीफ किए जा रही थी। ये सुनकर लुई कहती है, ये सब उसकी तारीफ क्यों कर रही है? क्या ये सब इडियट है? इन्हें अभी पता नहीं है जो पैसे फैंग यूज कर रहा है वो पैसे उसके भी नहीं है, बल्कि टिकट से कमाए गए पैसे है। तब यूमे कहती है, फैंग सही में अच्छा इंसान है, अब तो उसे नेशनल लेवल पर लोग जानते हैं। जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो तो खुश है ही, और जो नहीं हुए हैं वो भी खुश है इस बात को जानकर, और अब उन्हें कम डर लग रहा है इंजर्ड होने से। एरिना में सबसे ज्यादा डर इंजर्ड होने से लगता है, और ट्रीटमेंट का फी 10 मिलियन होता है जो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वो इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करते और पार्टिसिपेट करने से बहुत ही डरते हैं। ये सुनकर फू बोलता है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बाकी के स्कूल वाले हमारे स्कूल को कर्ज ना कर दे। अब हमारे वजह से हो सकता है उन्हें भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। हमारे स्कूल के पास वेपन इंडस्ट्री है मगर उनके पास नहीं है, इस कारण से वो अपने पैसे लूज करते जाएंगे। मगर फैंग ने अब पिल्स बाहर बेचने से मना कर दिया है। मगर तुम्हें याद है कैसे पहले वो बाहर पिल्स बेचकर पैसे कमाया करता था? ये सुनकर लुई गुस्सा होते हुए कहती है, वो अपने रेपुटेशन को कितनी जल्दी सही कर चुका है, अब वो लोग उसके बुरे काम तो भूल ही गए हैं। जिस पे ली कहता है,
अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्ट्रेंथ है। ये सुनकर सभी मन ही मन कहते हैं ये बंदा कितना डम है। अब हम फैंग को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहा था। उसे देखते ही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी जो हम उसके फेस पे साफ साफ देख सकते हैं। फिर फैंग ली से पूछता है मैंने कहा था ना तुम्हें चैंपियनशिप में हिस्सा लेने को, मगर तुम तो हार गए। आखिर ऐसा क्यों? और यू में तुम भी तो गई थी मगर तुम भी हार गई। आखिर तुम दोनों ने कल्टीवेशन कैसे किया था? और ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। तुम सब अभी रैंक 3 पर हो मगर मैं 4 पे पहुंच चुका हूँ। मैं तुम सबके स्लो प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ये सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं ताकि फैंग का ध्यान भटक जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो खुश होते हुए कहता है ठीक है अब तुम सब भी मेहनत करो, मैं तुम्हारा पावर हाउस के पीक पर वेट करूंगा। ये कहने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर ली कहता है मैंने बोला था ना स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है। बिना किसी स्ट्रेंथ के तुम फैंग के सामने जीत नहीं सकते। मगर इस बार तो हम नाटक करके बच गए, जिसपे सब एग्री करते हैं। और लुई कहती है तुमने सही कहा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका स्किन भी बहुत ही थिक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को एक कार से उतरते हुए देखते हैं। वो सूट पहनकर किसी ऑफिशियल मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया था। अब हम देखते हैं सभी हेड और ग्रैंड मास्टर बैठकर डिस्कस करते हुए कहते हैं जल्द ही नानजियांग का कैटाकॉम्ब ओपन होने वाला है। हमने जरूरत की सभी प्रिपरेशन कर रखी है, जितना हो सके उतना हेल्प करने का ट्राई करेंगे। हम सभी और स्कूल भी अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे। फैंग के साथ आज हमने एक मीटिंग अरेंज की है जहां मैं फैंग से डिस्कस करूंगा कि वो बाकी सभी स्कूल को अपनी साइड करे। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं वो सभी नानजियांग के पिलर्स है, इसीलिए हमें ही कन्वीनियंस करना पड़ेगा। ये सुनकर दूसरे मास्टर पूछते क्या फैंग बाकी के स्कूल को कन्विंस भी कर पाएगा? तब वो बताते हैं फैंग की टीचर सरीना है और सरीना का हस्बैंड प्रिंसिपल है। इस हिसाब से उसके पास बहुत ज्यादा नेटवर्क है। अब स्कूल हमारे साइड रहना चाहती है या फिर नहीं, ये सब फैंग के ऊपर है। अगर वो चाहेगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तब दूसरा बंदा पूछता है जनरल आप उसे कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं दे रहे? स्कूल में स्टूडेंट्स लेवल 5 तक पहुंच चुके हैं और फैंग सिर्फ लेवल 4 पर है, तो वो सभी उसकी बातें क्यों मानेंगे? तब वो बताते हैं बाकी के पास उनके फैमिली का पैसा और सपोर्ट था, मगर फैंग अपने बल पर यहाँ तक पहुंचा है और वो उन सभी से ज्यादा कैपेबल है। जिस हिसाब से उसका ग्रोथ चल रहा है उस हिसाब से वो जल्द ही रैंक 7 पे पहुंच जाएगा और हो सकता है एक अच्छा सा पोस्ट भी पाले। ये सुनकर जनरल पूछते हैं फैंग नानजियांग में आया है, इससे क्या कुछ अच्छा भी होगा? ओपनिंग सेरेमनी के टाइम उसने अपना अच्छा इंप्रेशन जमा लिया था और ये भी उसने बताया कि वो कल्ट को खत्म करना चाहता है। माना कि वो हमारी साइड है, मगर क्या इससे कुछ फायदा भी होगा? जिसपे वो कहते हैं यही एक कारण है कि मैंने फैंग को यहाँ पर बुलाया है अपने खास इंसान के साथ। ये सुनकर वो कहता है तब तो अच्छी बात है, सही हुआ कि उसे ग्रैंड मास्टर यहाँ पर लेकर आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो तो हमें फैंग के साथ अच्छे से बात करना पड़ेगा और उसे सही तरीके से कन्विंस करना होगा। ये सुनकर एक बंदा पूछता है इसका मतलब तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो? ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर वो बंदा कहने लगता है ठीक है चलो अब किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरी तरफ फैंग कार में होता है और वो मास्टर से पूछता है अभी हम कहाँ पर है? तब वो कहते हैं कि हम जल्द ही नानजियांग के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं। तब फैंग कहता है मुझे अपने सिटी मैजिक सिटी की चिंता हो रही है। अब मुझे पता है नानजियांग सेफ नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को मैजिक सिटी में शिफ्ट कर दूं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, नानजियांग बिल्कुल सेफ है। हमारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर हर चीज को अच्छे से देख रही है और तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी नजर रखे हुए है। जिसपे फैंग कहता है नानजियांग के कल्ट को खत्म करना पड़ेगा। मैं कुछ सीनियर्स के साथ मिलकर उन्हें रातों रात खत्म कर दूंगा और उन जोकर्स को छुपने तक का जगह नहीं दूंगा। तभी फैंग नोटिस करता है कि पूरा हाईवे खाली है और वो जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही वो जल्दी से चिल्लाता है भागो, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इनके कार पर कोई हमला कर देता है जिस कारण से फैंग कार से उतरकर भागने लगता है और कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। फैंग चिल्लाते हुए पूछता है ग्रैंड मास्टर आप कहाँ पर हो? इतने में यहाँ पर कुछ बंदे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। फिर वो सभी फैंग के ऊपर अपने मेंटेलिटी से हमला करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कल्ट के बंदे हैं और ये खुश नहीं है कि फैंग नानजियांग के साथ मिल रहा है। फैंग जल्दी से उनके चंगुल से भागता है, उसके नाक और आंख से खून निकलने लगता है। तभी वही बंदा वापस से फैंग की तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर मेरी हेल्प कीजिए। इतने में ही यहाँ पर जनरल आते हैं और उस बंदे को एक पंच मार
के दूर फेंकते हुए कहते हैं माफ कर देना, मुझे हल्का लेट हो गया। फिर हम देखते हैं कि बाकी सभी ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। फिर वो फैंग की तारीफ करते हैं कि कैसे वो इनके हाथ से बच गया। तभी ग्रैंड मास्टर के पीछे एक बंदा आता है और गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करने लगता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर भी गोल्डन बॉडी में बदलते हुए कहते हैं सिर्फ तुम ही इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। फिर सभी ग्रैंड मास्टर एक एक करके सभी बंदों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर फैंग सोचता है ये सभी हाई रैंक के कल्ट यहाँ पर क्या कर रही है। अगर आज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर नहीं होते तो, और अगर आज मास्टर यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो मारा ही जाता। तभी फैंग के बगल में ग्रैंड मास्टर आकर गिरते हैं। ये देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर मेरे से हल्का दूर गिरो, मेरे पास नहीं। और मनी मन सोचता है ग्रैंड मास्टर भी सिर्फ रैंक 8 पर है, इसी कारण से शायद वो इन्हें सरपास कर पा रहा है। इधर उन सभी के लड़ाई के कारण से आसमान में बिजली जैसा कुछ चमक रहा था जिसे शहर के लोग देख रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर एक कल्ट के बंदे से फाइट कर रहे थे। वो कहता है मैं आज सिटी को खत्म करके रहूंगा। ये सभी बातें सिटी के लोगों को भी सुनाई दे रही थी जिस कारण से डर का माहौल बना हुआ था। इधर फैंग सोचता है कि आखिर मैं इस टाइम पर क्या करूं, अगर ये कल्ट के बंदे सिटी पहुंच गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी फैंग को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन खड़े थे। फैंग बिना देखे ही उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर ओल्ड मैन उसके अटैक को रोकते हुए कहते हैं मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपना वाइटलिटी दे दो। अभी हमें कहीं छुपना पड़ेगा और मैं मौका देखते ही उन कल्ट के बंदों को अपने स्वॉर्ड से खत्म कर दूंगा। फिर वो दोनों एक घर की तरफ जाते हैं छुपने के लिए, ताकि वो दोनों कल्ट के बंदों पर अच्छे से नजर रख पाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।